के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने न्यूज प्रहर को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनका इस्तीफा गलत था या सही, आने वाला वक्त में चलेगा पता। बीजेपी में जाने के अटकलों पर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, बल्कि कुछ लोगों ने फैलाई अफवाह, तो यह उनकी जिम्मेवारी। यह भी कहा कि वह अभी तृणमूल कांग्रेस के विधायक है और उनका सारा फोकस पांडेश्वर में है। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के तृणमूल विधायक जितेंद्र तिवारी आगामी 7 जनवरी को अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी महारैली करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वह पिछले कुछ दिनों से पांडेश्वर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। लेकिन नगर निगम के प्रशासक पद और तृणमूल जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उनके रोज की जिंदगी में जरूर बदलाव आया है। पहले जैसे उनके फ्लैट वाले ऑफिस में लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा रहता था, वह अब नहीं दिखता है। अब उनके फ्लैट के नीचे कुछ गिने चुने लोग ही दिखते हैं। हालांकि जितेंद्र तिवारी मानते हैं कि समय एक सा नहीं रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती है। उनका इस्तीफा भले किसी को गलत लगता हो, लेकिन एक समय बाद वह फैसला ही सही साबित होगा। बहरहाल भले वह पहले की तरह पार्टी में सक्रिय नहीं दिखते हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस इस बात पर ही है कि वह दीदी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के सिपाही हैं और जो उनकी तरफ से आदेश निर्देश आएगा वह उसी के मुताबिक ही चलेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जितेंद्र आशावादी है। बंगाल की सत्ता में ममता बनर्जी की वापसी और फिर से पांडेश्वर से टिकट मिलने को लेकर वह अस्वस्थ है। न्यूज प्रहर के संपादक नरेंद्र कुमार सिंह ने आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के तृणमूल विधायक जितेंद्र तिवारी से तृणमूल कांग्रेस में उनकी वर्तमान स्थिति, भूमिका, इस्तीफे, बीजेपी में जाने के अटकले समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर बात की है। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा इंटरव्यू। अभी पार्टी में आप अपनी स्थिति क्या देख रहे हैं, क्या स्थिति है? तृणमूल कांग्रेस के विधायक के रूप में काम कर रहा हूँ। और अभी किस तरह से आगे बढ़ेंगे इस को लेकर? चुनाव है, बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में अपने पांडेश्वर जो विधानसभा इलाका है वहाँ संगठन को और कैसे मजबूत करना, जनता के बीच में और जाना, जनता का जो काम अभी नहीं हो पाया है उसे कैसे पूरा करें, सरकारी जो सुविधाएं हैं जनता तक पहुंची है कि नहीं ये देखना, यही मूल काम है। जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, तो बहुत से ऐसे लोगों का कहना था कि जो आपने इस्तीफा दिया था वो गलत आपका डिसीजन था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिंदगी में सही निर्णय, गलत निर्णय ये तो होते रहते हैं और जो चीज़ आज आपको सही लगता है कल वो गलत लगे, जो आज आपको गलत लगता है कल आपको सही लगे, ये समय पर निर्भर करता है और वो समय अभी नहीं आया है कि अतीत में जो निर्णय हुआ वो सही या गलत, इसका पता कैसे चले। इसके लिए कुछ इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा कि वो निर्णय सही था या गलत। जो आपके साथ लोग आसपास रहते थे वो भी आपसे दूर हो गए हैं, तो ये समय आपको कुछ पीड़ादायक लग रही है? देखिए, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आशीर्वाद और प्यार और उसके साथ साथ जनता का प्यार, यही दोनों मेरी शक्ति थी और ये दोनों मुझसे कभी अलग नहीं हुए। एक जो बात है कि आप जब मेयर थे, मेयर के बाद प्रशासक हुए, तो आपकी एक अपनी रुतबा थी, एक आपको राज्य सरकार से एक विशेष सुरक्षा भी मिली हुई थी, तो वो सब छीन गया एक तरह से। तो ये आपको फीलिंग कुछ दिखाई नहीं देता कि कुछ ऐसा कुछ महसूस होता है कि ये गलत है या फिर ठीक नहीं हो रहा? छीन गया शब्द आपका अपना है, ऐसा नहीं कुछ है। आप जानते हैं कि विधायक के रूप में जो सुरक्षा मिलती है वो विधायक को मिलती है, मेयर के रूप में जो सुरक्षा मिलती है वो मेयर को मिलती है। जब मैं विधायक, जिला सभापति और मेयर था उस समय जो सुरक्षा थी, अभी मैं केवल विधायक हूँ तो विधायक के रूप में जो सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा है। अभी राज्य सरकार ने वो सुरक्षा दी। प्रशासक के रूप में आप लोगों से ज़्यादा जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे पूरे आसनसोल क्षेत्र में, विधायक रूप में पांडेश्वर के लिए हैं, तो आपका जो दायरा था वो बहुत बड़ा था, तो दायरा कम हो गया है। तो इसमें नहीं लग रहा कि थोड़ा हमको और मेरे लिए मौका कम हो गया काम करने का? देखिए, आप
जिस दायरे में हैं उसी दायरे में अपनी काम को निष्ठा के साथ करें। मेरे पहले भी तो कुछ लोग मेयर थे और मेरे बाद भी कुछ लोग आएंगे, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई एक व्यक्ति हमेशा एक जिम्मेदारी में रहेगा हमेशा के लिए अनंत काल तक, ऐसा तो नहीं होता है। अतीत में भी ऐसे चेंजेस होते आए हैं, अभी भी एक चेंज हुआ है, तो इसको स्वीकार कर लेना ही उचित है। जब आपने इस्तीफा दिया था उस समय बहुत जोर बातें चल रही थी कि आप बीजेपी में जाने वाले हैं, बहुत सारी अटकलें थी आपके प्रदेश कोलकाता के मीडिया से लेकर देश की मीडिया तक, तो फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इस पर अभी आप क्या कहेंगे, क्या हो? देखिए, मैंने तो आज तक कभी नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आज तक एक शब्द भी इस तरह का मैंने कभी नहीं कहा कि मैं दीदी का साथ छोड़ूंगा। अब ऐसा अफवाह जिन लोगों ने फैलाया, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पर उन्होंने अफवाह फैलाया और ये अफवाह था, सच्चाई से कोसों दूर था। दिन के साथ जैसे दिन जा रहे हैं ये प्रमाणित हो रहा है कि ये सब कुछ अफवाह था, सच्चाई से कोसों दूर था। मैंने ऐसा कभी ना सोचा, ना सोच रहा हूँ, ना आने वाले दिनों में सोचूंगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नहीं, आपने तो कहा हमेशा कि आप दीदी के साथ हैं, दीदी के सिपाही हैं, लेकिन जिस ढंग से आपने फिरहाद हकीम पर हमला बोला था तो उससे ये बल मिला था लोगों को कि अब बीजेपी की तरफ आपका रुख हो सकता है। देखिए, किसी एक व्यक्ति से असंतोष, किसी एक व्यक्ति से किसी मुद्दे पर यदि थोड़ा तकरार भी हो जाए तो इसको आप परिवार की जो मुखिया है उसके प्रति अश्रद्धा, उसके प्रति विश्वास नहीं है, ये इसका मतलब निकालना सही नहीं है। आप जब शुभेंदु अधिकारी जाकर दुर्गापुर में मिले थे तो ये आपने खुद एक संकेत दिया था, तो ऐसा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी उस समय तक हमारी पार्टी के नेता थे और ये मेरी फितरत रही है कि इस जिले में जब जब कोई हमारे पार्टी के नेता आते हैं मैं हमेशा उनसे मिलता हूँ। अरूप विश्वास आते हैं उनसे मिलता हूँ, फिरहाद हाकिम साहब जब आए हैं उनसे मिला हूँ, और भी जितने नेता मंत्री हैं इस इलाके में जब जब वो आए हैं मैं इलाके के पार्टी के जिला सभापति के रूप में ये मेरी जिम्मेदारी थी कि उनसे जाकर मिलना। शुभेंदु अधिकारी जी चूंकि हमारे इलाके में आए थे उस दिन, तो मैं उस दिन पार्टी का जिला सभापति था, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि उनसे जाकर मिलना, चूंकि वो हमारे पार्टी के नेता थे। बहुत से लोगों का ये कहना है कि खासकर बाबुल सुप्रियो ने आपका विरोध किया और दूसरे बीजेपी नेताओं ने विरोध किया, जिससे आपके बीजेपी में जाने के रास्ते बंद हो गए, तो ये बात कितनी सच है, कितनी गलत है? आज तक किस नेता ने कहा आपको, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने आज तक ये कहा कि मैंने कभी बीजेपी में जाने का मन बनाया था या बीजेपी में मैं जाना चाह रहा था? जहां मेरे जाने का कोई सवाल ही नहीं, वहां अपने मन से कोई क्यों कहे? मैं आज यदि कहूं कि बीजेपी के बड़े 5 MP हमारे पार्टी में आने वाले हैं, मैं उन्हें नहीं आने दूंगा, इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि आने का कोई ऑफर ही नहीं है, आने के का किसी ने संकेत ही नहीं दिया है। तो अपने मन से कोई ख्याली पुलाव बनाए तो ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। मैंने क्या कभी बाबू सुप्रियो जी को कहा था कि मैं जाना चाहता हूँ? मैं दूसरे बीजेपी के नेताओं को मैंने क्या कभी कहा था कि मैं बीजेपी में जाना चाहता हूँ? जब मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ऐसी मेरी कोई मंशा ही नहीं है, तो फिर कौन क्या चाहता है नहीं चाहता है ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। दीदी क्या चाहती है ये मेरे लिए बड़ी बात है, और यहाँ की जनता क्या चाहती है ये मेरे लिए बड़ी बात है, और दूसरा कोई मुद्दा मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो कभी किसी बीजेपी नेता ने आपसे कोई संपर्क किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी कोई संपर्क कोई बात नहीं हुई थी? नहीं। व्यक्तिगत स्तर पर तो बहुत से लोगों, CPM से भी बात होती है, बीजेपी से भी बात होती है, कांग्रेस से भी बात है। व्यक्तिगत संबंध मेरा बहुत से नेताओं से रहा है। राजनीतिक परिदृश्य में जब हूं तो बहुत से नेताओं से बात होता है, लेकिन किसी पार्टी में आने जाने के मुद्दे पर कभी किसी से कोई बात नहीं। अभी एक हाल में आपके ट्विटर को मैंने देखा था, तो देखा था कि आपने PM मोदी पर भी कटाक्ष किया था। तो पहले ऐसे कभी दिखाई नहीं दिया था कि आप जो बड़े नेता उन पर सीधे हमले करें, तो ये बदलाव किस तरह से हो रहा है कि आप सीधे डायरेक्ट? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरे ट्विटर हैंडल को यदि देखेंगे तो ट्विटर हैंडल पर जो भी राजनीतिक जो ट्वीट होते हैं वो देश की वर्तमान परिस्थिति पर हमारी पार्टी जो सोचती है, हमारी पार्टी का जो स्टैंड होता है, उसी अनुरूप वो ट्वीट या वो फेसबुक पर जो प्रचार होता है वो किया जाता है। आप जब राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आपकी पार्टी का जो सिद्धांत होता है, पार्टी की जो सोच होती है, उसी सोच पर हम लोग ऐसा प्रचार करते हैं, तो उसी के संदर्भ में इसे देखा जाना चाहिए। एक बात बताइए, जब आपने इस्तीफा दिया फिर उसके बाद आपको कलकत्ता बुलाया गया, आप कलकत्ता गए, तो जब अरूप विश्वास से मिले तो क्या बात हुई, कुछ बताएंगे इस विषय? देखिए, भावनात्मक वो क्षण था और मुझे छोटे भाई के रूप में प्यार करते थे, तो पार्टी ने उनको काम में लगाया। पार्टी जानती थी कि उनसे मेरा थोड़ा भावनात्मक लगाव है, तो पार्टी ने उन्हें कहा कि उसे बुलाओ।
उन्होंने मुझे बुलाया, जो बात करनी थी, जो मुझे समझाना था, ये सब उन्होंने समझाया, बस ये। अभी अरूप विश्वास को आसन सुलह थे कुछ दिन पहले ही, तो वहाँ एक चीज़ नोटिस किया गया कि आपको उन्होंने बुलाया था वहाँ पर, तो आप वहाँ गए भी थे। एक चीज़ देखा गया कि अरूप विश्वास ने आपको वहाँ काफ़ी महत्व दिया, जबकि दूसरे नेताओं ने पार्टी के एक तरह से वो आपसे दूरी बनाए हुए थे। खुद उन्होंने नारियल मांगकर आपको उद्घाटन के लिए, फोड़ने के लिए भी आमंत्रित किया। तो ये दिखा रहा था कि आप अरूप विश्वास से पार्टी के बहुत करीबी हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी नेता ने मुझसे कभी कोई दूरी नहीं बनाई, और अरूप विश्वास जी ने जो एज ए लीडर ऑफ द पार्टी, उनका जो काम है वो यहाँ आए हैं, सारे लोगों को उन्होंने महत्व दिया। वहाँ यहाँ जितने भी नेता उपस्थित थे, सारे लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, और सारे लोगों को उन्होंने महत्व दिया, मुझे भी कुछ महत्व दिया। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको अलग से देखना उचित नहीं है। तो आने वाले दिनों में आप अपनी भूमिका क्या देख रहे हैं, किस आने वाले दिनों में मेरी जो भूमिका है कि पांडेश्वर का मैं विधायक हूँ, और पांडेश्वर के संगठन को और मजबूत करना, यही मेरी भूमिका है। तो आप अपनी मान रहे हैं कि पार्टी आपको दोबारा पांडेश्वर से टिकट देगी? पार्टी टिकट दे न दे ये तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन यदि पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो वर्तमान समय में मेरी जो जिम्मेदारी है उसे मैं बखूबी निभाऊँ। पार्टी क्या करेगी ये तो पार्टी समय पर निर्णय लेगी, लेकिन पार्टी दूसरे किसी को भी उम्मीदवार करती है तो उसको भी जिताने की जिम्मेदारी तो मेरी होगी, तो उसके लिए काम तो करना ही है। पार्टी के अंदर जो आपकी एक बड़ी भूमिका थी, जिला अध्यक्ष थे आप, उस पर भी आपने इस्तीफा दे दिया, अब वहाँ नए जिला अध्यक्ष भी आ गए हैं, तो ऐसा कोई दायित्व तो फिर आप देख रहे हैं कि आपको मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ मेरा सोचना नहीं है। मेरी क्या भूमिका होगी ये पार्टी ठीक करेगी। वर्तमान समय में मेरी जो भूमिका है कि पांडेश्वर के विधायक के रूप में पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ में जाकर, हर इलाके में जाकर, हर अंचल में जाकर लोगों से जनसंपर्क और मजबूत करना है, और जो राज्य सरकार की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को जनता तक ठीक ढंग से पहुंचाना है, या पहुंच रही है कि नहीं इसका पर्यवेक्षण करना है, वो काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और, जब आपने इस्तीफा दिया उसके बाद कई सारी बातें हुई आपके विरोध में, बातें पार्टी के अंदर से आई, आपकी तस्वीर को फाड़ दिया गया, सड़क पर फेंक दिया गया, आपके ऑफिस पर एक तरह से कब्जा कर लिया, तोड़ फोड़ हुई, तो ये सब देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, ये सब जिंदगी में कुछ कटु अनुभव भी होते हैं, तो उनको बार बार याद करने से मन और दुखी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को मैं क्यों याद करूं जिसको याद करने से मन दुखी हो। जिंदगी में बहुत अच्छी चीज, बहुत बार बहुत से लोगों ने मुझे माला भी पहनाया, फूल भी बरसाए, मैं उसे क्यों ना याद रखूं। कब किसने मेरा पोस्टर फाड़ा, कब किसने मुझे मेरे बारे में अपशब्द का प्रयोग किया, उसे ही क्यों मैं बार बार याद करूँ। जिंदगी में जो अच्छी घटनाएं घटी उसे याद करके मैं उसके सहारे आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये आने वाले चुनाव में जो स्थिति बन रही है कि बीजेपी और टीएमसी कांटे का मुकाबला दिख रहा है, जो राजनीतिक प्रेक्षक ये बातें कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। इसके पहले पिछले चुनाव में भी इसी तरह का माहौल बनाया गया था कि विरोधियों का सरकार यहाँ बन गया है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, कौन स्वास्थ्य मंत्री बनने वाला है, यहाँ तक उन्होंने घोषणा कर दी थी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो सारे लोगों ने देखा कि दीदी की बंगाल है और दीदी का बंगाल ही रहेगा। इस बार भी एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है, मीडिया को साथ में लेकर, पैसे का प्रयोग करके, प्रचार तंत्र को बहुत ऊपर ले जाकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जो लोग मैदान में काम करते हैं वो जानते हैं कि सच्चाई से ये कोसों दूर है। भारतीय जनता पार्टी का मुखिया कौन होगा बंगाल में, अभी तक वो ये नहीं निर्णय कर पाए हैं। जिस ट्रेन में आप बैठने के लिए कहते हैं वो ट्रेन का को कौन चलाएगा ये बात कहते हैं कि बाद में निर्णय होगा। तो ऐसे लोगों को, ऐसे पार्टी के हाथों में बंगाल की जनता क्या बंगाल की बागडोर कभी दे सकती है। दीदी ने पिछले 10 वर्षों से जो काम किया है, आने वाले दिनों में दीदी को का बंगाल को लेकर जो सपना है, उस सपने के साथ बंगाल की जनता है। और आप देखेंगे चुनाव के परिणाम आने दीजिए, आप देखेंगे भारी बहुमत के साथ फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। अभी तक हमने देखा कि इस्तीफा देने के बाद से आप कुछ धार्मिक कार्यक्रम में गए, कुछ सामाजिक कार्यक्रम में गए, उसमें आपकी पत्नी चैताली जी भी रही। तो लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल जो संगठन है, जो आपकी पार्टी का संगठन है, उसमें आप कब दिखाई देंगे किसी मीटिंग में? नहीं, अब तो कुछ दिन, आप तो हमेशा पांडेश्वर में, तो हमेशा मैं पॉलिटिकल मीटिंग भी कर रहा हूँ। प्रत्येक दिन 2-3 मीटिंग रहता है। कल भी मेरा आदिवासियों के साथ लाहौद में मीटिंग था, आज भी मेरा कार्यक्रम है, श्री कृष्णपुर गांव में मेरा कार्यक्रम है। 7 तारीख को महारैली है पांडेश्वर में, 7 तारीख को 3 बजे से। इसके पहले बांकोला में मैंने एक बड़ा कार्यक्रम किया। हमेशा राजनीतिक कार्यक्रम तो हमेशा पांडेश्वर में होगा।
नहीं, आसनसोल के या दुर्गापुर के जो हमारे अंचल आसनसोल के, दुर्गापुर का जहाँ तक मामला है, वहाँ पर जिला नेतृत्व जब कहेगा कि मेरी जब जरूरत महसूस करेंगे कि यहाँ आपको आने की जरूरत है, वहाँ जाऊँगा। अभी तो फिलहाल मैं पांडेसर जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ की मेरी जिम्मेदारी है, वहाँ मैंने अपना पूरा फोकस किया हुआ है। इसके बाहर, पांडेसर के बाहर भी जिला सभापति से मैं मिल चुका हूँ और उनसे कहा है कि जैसे आप मुझे काम लगाना चाहेंगे मैं आपके साथ हूँ। तो वो जब जहाँ जहाँ कहेंगे, जहाँ जरूरत महसूस होगी इस जगह मेरे जाने की जरूरत है, वहाँ मैं बिल्कुल जाऊँगा। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप मलय घटक जो बड़े नेता यहाँ के हैं तो उनके साथ और दूसरे नेताओं के साथ आप कब दिखाई देंगे? नहीं, तो ये मलय घटक जी तो बड़े नेता है, तो वो तो है ही, इसको मैं तो छोटा नहीं कर सकता किसी को। तो है, जब जरूरत पड़ेगी, ऐसा अवसर आएंगे जब एक साथ रहने की जरूरत पड़ेगा। हम लोग थे गुरुद्वारा के कार्यक्रम में, तो हम लोग एक साथ थे। तो इसमें कोई ये जो बाहर से दिखाया जा रहा है ये विरोध है, ऐसा कोई विरोध है नहीं। हम सारे लोग एक साथ हैं। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। शनिवार को महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि आसनसोल में मर्यादा और श्रद्धापूर्वक मनाई गई। विभिन्न जगहों पर छोटे बड़े कार्यक्रम कर गांधी जी को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आसनसोल नगर निगम द्वारा आसनसोल जिला कोर्ट के समक्ष बनी गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यादान किया गया। यहाँ नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी समेत अन्य लोगों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गांधी जी के योगदान को भी याद किया गया। গান্ধীজির চরণে যখনই মূর্তি দেখা যায়, যখনই গান্ধীজির প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তখনই নতুন নতুন ভাবনা আসে, শুধু আমার নয় পৃথিবীর সমস্ত মানুষের। গান্ধীজির গবেষক কেন্দ্রের মধ্যেখান থেকে গান্ধীজির জীবনের নতুন নতুন পর্যালোচনা হয়। গান্ধীজি হয়তো সুন্দর একজন ব্যারিস্টার হতে পারতেন, কিন্তু তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে তার মনকে পরিবর্তন করে ফেললেন। নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিলেন। তারা ভাবলেন যে কিভাবে এদের মুক্তি দেওয়া যায়। उधर जिला प्रशासन द्वारा भी गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जिला प्रशासन के दफ्तर में हुई प्रार्थना सभा में जिलाधिकारी पुर्णेंदु माझी, अतिरिक्त जिला अधिकारी अभिजीत सेभाले तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ सभी ने गांधी जी द्वारा देश को दिए योगदान और उनके बलिदान को याद किया। यहाँ सभी धर्म ग्रंथों का पाठ किया गया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. केंद्र सरकार पर कई तरह का आरोप लगाते हुए तृणमूल युवा कांग्रेस ने कुल्टी क्षेत्र में एक विरोध जुलूस निकाला। यह जुलूस बराकर के हनुमान चढ़ाई से शुरू होकर बराकर स्टेशन तक गया। जुलूस में बड़ी संख्या में तृणमूल युवा कार्यकर्ता शामिल थे। ये लोग केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। युवा तृणमूल नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल के प्रति भेदभाव की नीति अपना रही है। आप लोग जानते हैं केंद्र सरकार जैसा रवैया हम लोग के पश्चिम बंगाल के लिए अपना रही है, उसी के विरुद्ध में आज हम लोग कुल्टी का जुबो आज रोड में हम लोग रास्ता में उतरे हैं मिছিল के माध्यम से।